नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कास्टिंग मॉडलिंग अप्रोच एंड डिज़ाइन गाइडलाइंस। ओके, तो जनरली हम फोकस करेंगे सैंड कास्टिंग पे, क्योंकि सैंड कास्टिंग जो है बहुत ही यूज़ में होता है। अगर आप कास्टिंग मॉडलिंग पे काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि सैंड कास्टिंग जो है वो बहुत ही पॉपुलर कास्टिंग है, और कॉम्प्लेक्स मॉडल के लिए और बहुत ही बड़े मॉडल के लिए, मतलब बिग कंपोनेंट और कॉम्प्लेक्स मॉडल अगर रहता है तो जनरली हम अप्रोच करते हैं सैंड कास्टिंग को। ओके, सो तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सैंड कास्टिंग चूज करने में। एक तो कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स और बिग शेप। ओके, अगर बिग कास्टिंग रही तो सैंड कास्टिंग को हम अप्रोच करते हैं जनरली। ओके, तो यहाँ पे जो है हम फेरस और नॉन फेरस मेटल को भी हम यूज कर सकते हैं सैंड कास्टिंग में। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप, इंजन मतलब इंजन ब्लॉक, सिलेंडर हेड, हाउसिंग, गियर्स, पुली, ट्रांसमिशन, तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड जो मॉडल्स होते हैं, ओके, कॉम्प्लेक्स शेप में, तो उनके लिए हम सैंड कास्टिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हम कैसे ये मतलब बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सैंड कास्टिंग में जो रोल प्ले करता है कैविटी, कॉम्प्लेक्स कैविटी को डिजाइन करने में, तो वो कोर हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस डायग्राम में कोर दिया हुआ है, जो कि हम इंटरनल कैविटी बनाने के लिए हम कोर को प्लेस करते हैं। ओके, तो सैंड कास्टिंग वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे कोप होता है और नीचे ड्रैग होता है। ओके, कोप एंड ड्रैग को हम मैच कर देते हैं, मतलब यहाँ पे असम यहाँ पे दोनों को कोप एंड ड्रैग को एक जगह पे ले आए, और यहाँ पे जो कैविटी बनी है, ये जो सैंड में जो कैविटी हमने बनाई है, उसमें हम क्या करते हैं, उस कैविटी में जो है हम मोल्टन मेटल को, ओके, मोल्टन मेटल को यहाँ पे हम ये फ्लो करते हैं। ओके, तो मोल्टन मेटल यहाँ से फ्लो किया हमने, और यहाँ पे राइजर में से, ओके, तो राइजर में से जो है वो मोल्टन मेटल ऊपर आएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि पूरा जो कैविटी है वो भर गया है। ओके, तो इस तरह से जो है इसको हम फिर सॉलिडिफिकेशन होता है मटेरियल का, और सैंड कास्टिंग हमें, मतलब जो कास्टिंग कंपोनेंट है वो हम सैंड को ब्रेक करके बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो ये सिंपल वर्किंग है सैंड कास्टिंग का। ओके, तो उसके बाद में हम देखें कि इसका एडवांटेज क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया, वेरी लार्ज पार्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स शेप भी हम अचीव कर सकते हैं सैंड कास्टिंग से। ओके, तो यहाँ पे टूलिंग कॉस्ट और इक्विपमेंट कॉस्ट कम होता है, और स्क्रैप जो होता है, जो कि सैंड कास्टिंग के बाद स्क्रैप वो हमें तोड़ना पड़ता है, जैसे कि रनर और ये राइजर की साइड से हमें मटेरियल को रिमूव करना पड़ता है। वो स्क्रैप हम रीयूज भी कर सकते हैं प्रोसेस करके। ओके, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज यही है इसका कि यहाँ पे जो है कास्टिंग में जो है वो पोरोसिटी आ जाती है, ब्लो होल्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से है ना वो स्ट्रेंथ कम हो सकती है कास्टिंग की। ओके, तो यहाँ पे स्किल्ड लेबर का रोल ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है इस प्रोडक्शन में। ओके, तो यहाँ पे लो प्रोडक्शन रेट है, क्योंकि ये जो है टाइम को मतलब फास्ट प्रोडक्शन नहीं है इसका कंपेयर टू डाई कास्टिंग। ओके, तो क्योंकि ये जो है हमें ब्रेक करना पड़ता है और कंपोनेंट निकालना पड़ता है। पूरा सैंड का जो मोल्ड है वो ब्रेकेबल है। ओके, कोलैप्सिबल मोल्ड होता है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे सेकेंडरी मतलब यहाँ पे पुअर सरफेस फिनिश होता है, इसलिए जो है हमें जहाँ जहाँ माउंटिंग होता है वहाँ पे जो है हमें मशीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सेकेंडरी मतलब ऑपरेशंस। तो कास्टिंग का जो कंपोनेंट फ्लो होता है, मतलब कास्टिंग जब डिज़ाइन से लेकर प्रोडक्शन तक कैसे काम करता है, तो पहले जो है हम प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज में कास्टिंग को डिज़ाइन कर देते हैं। ओके, उसका शेप, ओवरऑल शेप, साइज, ये सब जो है हम डिज़ाइन कर देते हैं। तो उसके बाद में जो है होता है उसका मोल्ड डिज़ाइन होता है। ओके, सो मोल्ड डिज़ाइन
होने के बाद उसको फाउंड्री स्टेज में जो है उसको मोल्ड डिजाइन होने के बाद फाउंड्री स्टेज में ले जाया जाता है और वहाँ पे जो है एक्चुअल कास्टिंग जो है फाउंड्री स्टेज पे बनता है। ओके, उसके बाद में जो है मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ जहाँ हमें माउंटिंग मतलब जहाँ जहाँ हमें माउंटिंग चाहिए वहाँ पे उसका मशीन किया जाता है, उस सरफेस को मशीन किया जाता है, वहाँ पे ड्रिल किया जाता है होल्स, जहाँ पे होल्स हमें चाहिए माउंटिंग के लिए, तो वहाँ पे ऐसा मशीनिंग होता है। ओके, उसके बाद में जो है सरफेस ट्रीटमेंट भी होता है, जहाँ पे हमें हार्डनिंग चाहिए, तो ये स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए होता है सरफेस ट्रीटमेंट। ओके, तो सभी कंपोनेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं है सरफेस ट्रीटमेंट। और उसके बाद में फाइनल इंस्पेक्शन होता है कि एज पर द डिज़ाइन जो कास्टिंग बना है वो एज पर द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना है या नहीं है। तो फाइनल इंस्पेक्शन होने के बाद हम उस कास्टिंग वो जो है वो फाइनलाइज किया जाता है। ओके, तो ये एक कास्टिंग का कंपोनेंट फ्लो है। ओके, कि कहाँ मतलब कास्टिंग कैसे कैसे स्टेजेस से जाता है। ओके, तो उसके बाद में अगर हम कास्टिंग के मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं मतलब डिज़ाइन स्टेज पे काम कर रहे हैं। ओके, तो अगर कास्टिंग का पार्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं या कंपोनेंट हम जो है डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, मॉडलिंग अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो पहले जो है हमें ओवरऑल ज्योमेट्री शेप एंड साइज उसका उसका बना देना है। ओके, उसका बना देने के बाद मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है पहले जो है हमें पार्ट ज्योमेट्री बना देने की है। ओके, ओके, सो वी नीड टू क्रिएट द पार्ट ज्योमेट्री फर्स्ट, देन ओके उसके बाद में जो है उसको हमें जो है पुलिंग डायरेक्शन डिसाइड करना है, मतलब वो जो पार्ट है वो कैसे जो है वो इजेक्ट होगा मोल्ड में से। ओके, तो उसका पुलिंग डायरेक्शन हमें डिसाइड करना है और ऑन द बेसिस ऑफ पुलिंग डायरेक्शन हमें ड्राफ्ट उसको अप्लाई करना है। ओके, तो ड्राफ्ट ड्राफ्ट किस लिए अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है या जो हमारा पार्ट है वो मोल्ड में से इजीली रिमूव होना चाहिए, इजीली हम निकाल मतलब उसमें से निकाल सके ऐसा उसको हमें टेपर्ड सरफेस देना है सो दैट वी कैन इजीली इजेक्ट फ्रॉम द मोल्ड। ओके, उसके बाद हमें राउंड अप्लाई करने हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीक्वेंस, पहले ड्राफ्ट देना है और उसके बाद में हमें राउंड अप्लाई करने हैं। ओके, तो उसके बाद में सभी जो मतलब कॉर्नर्स है तो राउंडेड होने चाहिए। तो राउंडेड क्यों होने चाहिए, राउंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कास्टिंग में जो है वो इजी फ्लो ऑफ मटेरियल, ओके, मोल्टन मोटल मेटल जो है वो इजी फ्लो होने के लिए हमें राउंड देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद में आते हैं मशीनिंग ऑपरेशंस। ओके, तो मशीनिंग ऑपरेशंस आप उसी पार्ट में दे सकते हो या आप अलग पार्ट बना के उसमें कास्टिंग मॉडल कॉल करके वहाँ पे भी दे सकते हो। तो वो एक मतलब दो आपके मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो। ओके, तो उसके हिसाब से आप जो है वो मशीनिंग ऑपरेशंस उसके बाद में आप करना चाहिए। तो ये एक सीक्वेंस है, फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द पार्ट ज्योमेट्री, देन पुलिंग डायरेक्शन, देन वी नीड टू अप्लाई द ड्राफ्ट, राउंड्स एंड द मशीनिंग फीचर्स। ओके, सो तो हम कास्टिंग कंपोनेंट पे मॉडलिंग करते वक्त तो हमें पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने चाहिए, तो हमें याद रखना चाहिए कि माउंटिंग जोन कौन से है। ओके, तो कास्टिंग के माउंटिंग जोन कौन से है, वहाँ पे हमें माउंटिंग जोन पे अगर मशीनिंग आ रहा है तो ऑलरेडी हमें 2 या 5 mm का स्टॉक ज़्यादा लेना है, मतलब मटेरियल ज़्यादा लेना है, क्योंकि वो जो है वो मशीनिंग में रिमूव होने वाला है। ओके, तो माउंटिंग जोन हमें याद रहना चाहिए और माउंटिंग जोन अगर हमें पता है तो उसके हिसाब से हमें प्रोफाइल बनाना चाहिए कास्टिंग का। ओके, उसके बाद में हम कितना वॉल थिकनेस ले रहे हैं। ओके, तो वॉल थिकनेस भी डिसाइड करना चाहिए, अगर हम सैंड कास्टिंग के लिए जाते हैं तो मोर देन 6 mm हमें अप्रोच करना चाहिए। ओके, तो स्ट्रेंथ कंसिडरेशन भी लेना चाहिए, मतलब जहाँ जहाँ हमें रिब्स ऐड करने हैं तो वहाँ वहाँ हमें रिब्स ऐड करना चाहिए और माउंटिंग जोन को
स्ट्रेंथन करना चाहिए, इसलिए हमें स्ट्रेंथ कंसिडरेशन ये भी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में आता है वेट रिडक्शन। ओके, जब आपका प्रोफाइल शेप ये सब फाइनलाइज हो गया तो आपको ट्राई करना चाहिए कि सभी जगह पे यूनिफॉर्म थिकनेस है। ओके, तो यूनिफॉर्म थिकनेस अप्रोच रखना चाहिए और उसके हिसाब से हमें जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल है तो वहाँ से हमें एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करना चाहिए। ओके, तो उसके बाद में जो है ड्राफ्ट और राउंड्स और मशीनिंग फीचर्स जैसे कि हमने बताया तो वो हमें अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीक्वेंस और ये पॉइंट्स, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और जब भी आप कास्टिंग पे काम करोगे तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और कास्टिंग का मॉडल बनाना है। ओके, तो कास्टिंग को हमने एक रफ मॉडल में बना दिया, सपोज एक रफ हमने कास्टिंग बना दिया, तो उसके बाद में हमें कास्टिंग को फाइन ट्यून करने में या उसको फाइनल करने में क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। तो उसमें हमें याद रखना है कि यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस हमने मेंटेन किया है या नहीं। अगर यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस नहीं है तो हमें यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस ट्राई करना है। ओके, ओके, और यहाँ पे पार्टिंग लाइन और पुलिंग डायरेक्शन ये हमने करेक्ट लिया है या नहीं, मतलब ये हमें जो है पार्टिंग लाइन और पुलिंग डायरेक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इससे डिसाइड होता है कि आप जो मोल्ड है वो 2 हाफ में निकालने वाले हो या एक्स्ट्रा आप जो मतलब स्लाइडर्स वगैरह ऐड करने वाले हो। ओके, तो पुलिंग डायरेक्शन आपको प्रॉपर तरीके से ही चूज करने हैं। ओके, सो दैट कोई भी अंडरकट ना रहे कास्टिंग में, तो विदाउट अंडरकट जो रहना मतलब कास्टिंग रहना चाहिए। ओके, उसके बाद में ड्राफ्ट फीचर्स। ओके, ड्राफ्ट फीचर्स हमें प्रॉपरली देना है, मतलब कौन सा हिंज पॉइंट पकड़ना है और कौन सा हिंज पॉइंट नहीं देना है। ओके, तो उसके हिसाब से हमें ड्राफ्ट फीचर ऐड करने हैं। ओके, मतलब मतलब अभी जो हम ड्राफ्ट दे रहे हैं मतलब टेपर्ड कर रहे हैं वर्टिकल सरफेस को। ओके, तो एक साइड में मटेरियल बढ़ेगा या कम होगा, तो कौन से साइड में मटेरियल बढ़ाना है और कौन से साइड में कम करना है ये भी हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है। ओके, तो राउंड्स ऑल द कॉर्नर्स ये तो हमें पता चल गया कि सभी कॉर्नर्स को राउंड करना है। मशीन फीचर्स हमें ऐसे चूज करने हैं जहाँ सिर्फ माउंटिंग्स हो। ओके, तो जहाँ जहाँ माउंटिंग्स है उसी सरफेस को हम मशीन करेंगे और वहाँ पे ही हम ड्रिल करेंगे। ओके, होल ड्रिल्स देंगे। ओके, और टूल एक्सेस फॉर मशीनिंग। ओके, तो कास्टिंग का जो प्रोफाइल है या तो वहाँ पे जो है टूल मशीनिंग को मशीनिंग करने वक्त टूल एक्सेस भी होना चाहिए। ओके, तो वो भी पॉइंट्स हमें याद रखना है। थ्रेड एंगेजमेंट स्टडी भी हमें परफॉर्म करना है कि जब भी हम मशीनिंग करते हैं तो कितना मतलब कौन सा थ्रेड हम मतलब एमएट यूज कर रहे हैं, लेकिन जो थ्रेडिंग एंगेजमेंट होगा वो कितना है वो भी हमें यहाँ पे मशीनिंग के टाइम पे हमें मॉडलिंग में दिखाना है। ओके, सपोज एमएट का मैंने एमएट का वहाँ पे बोल्ट आने वाला है, लेकिन उसका थ्रेडिंग इंगेजमेंट कितना होगा, मे बी 20 mm होगा, 25 mm होगा या 30 होगा, तो कितना थ्रेडिंग इंगेजमेंट है या 15 होगा। ओके, तो कितना थ्रेडिंग इंगेजमेंट होगा वो भी हमें यहाँ पे डिसाइड करना है। तो दोस्तों ये जनरल कुछ गाइडलाइंस है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेक्शंस है, ओके, जो कॉर्नर्स और जंक्शन और सेक्शन थिकनेस है वो एक जगह पे मतलब ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये ओरिजिनल डिजाइन है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे मटेरियल जो है वो अकोमोडेशन ज़्यादा हो गया है, यूनिफॉर्म नहीं है मटेरियल। तो यहाँ पे जहाँ पे सर्कल दिख रहा है वहाँ पे आप देख सकते हो कि मटेरियल ज़्यादा है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस कॉर्नर्स की वजह से तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे क्रैक्स और डैमेज ऑफ द मोल्ड की पॉसिबिलिटीज रहती है और यहाँ पे श्रिंकेज कैविटी और हॉटस्पॉट जैसे इशू आ सकते हैं।
और ये नॉट सुटेबल फॉर द प्रोसेस। ओके, प्रोसेस के हिसाब से ये डिज़ाइन नहीं है। ओके, और यहाँ पे जो है मटेरियल स्मूथ नहीं होगा इस डिज़ाइन केस में। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, तो इसको रिडिजाइन करके यहाँ पे आप राउंड्स दे सकते हो। ओके, तो राउंड्स देके आपको ये प्रोफाइल ऐसे अपडेट कर सकते हो एट एट द लेवल ऑफ डिजाइन। ओके, तो आपको हर जगह पे मतलब ये कॉर्नर्स नहीं रखने हैं। ओके, और ट्राई करना है यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए। ओके, तो ऐसे राउंड्स देके हम जो है डिजाइन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो सडन ड्रॉप है सेक्शंस में, दो सेक्शंस में सडन ड्रॉप है, तो आप यहाँ पे जो है ग्रेजुअली आप इसको ऐसा दे सकते हो। ग्रेजुअल मतलब सेक्शन रिडक्शन होना चाहिए, तो ये अच्छा रहता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुअली अगर सेक्शन रिड्यूस करते जा रहे हो तो ये आपको अच्छा रहेगा। ओके, और राउंड्स जो है हमें देने हैं फॉर मतलब अच्छा फ्लो होने के लिए, मटेरियल फ्लो होने के लिए हमें राउंड्स देने हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला मतलब जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं इस पॉइंट के लिए, तो फिलेट्स और राउंड्स का हमें इस्तेमाल करना है, और हमें ट्राई करना है कि यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस रहना चाहिए डिज़ाइन में, और यूज अ कोर एट द जंक्शन। ओके, जहाँ पे अगर बहुत ही ज़्यादा मटेरियल हो रहा है तो वहाँ पे हम कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस जंक्शन पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे बताया है। ओके, और यूज द मेटल चिल्स टू एक्सेलरेट द कूलिंग रेट। सपोज हम कुछ कुछ जगह पे मटेरियल कम नहीं कर पाते। ओके, ओके, तो जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि मटेरियल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे हम मटेरियल नहीं मतलब रिमूव कर सकते या नहीं कम कर सकते, वहाँ तो हमें वहाँ पे फाउंड्री लेवल पे जो है वो चिल्स का यूज़ करते हैं वहाँ पे कूलिंग करने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे रहा तो वहाँ पे क्या होगा, उसको कूलिंग होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चिल्स यूज करने से जो है वो उसका कूलिंग जो है वो कूलिंग रेट जो है वो एक्सेलरेट हो जाता है, और वो भी जल्दी कूल हो जाता है। तो हमें और नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड द शार्प कॉर्नर। तो शार्प कॉर्नर अवॉइड करना है और फिलेट यूज करना है। तो दूसरा है अलाउंस कंसिडरेशंस। तो दोस्तों प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज में जो है वो दो ही अलाउंस हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ड्राफ्ट अलाउंस। ओके, तो ड्राफ्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं ड्राफ्ट अलाउंस फर्स्ट, और दूसरा होता है मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस। ओके, तो ये दो ही अलाउंस जो है वो हम जो है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज में, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन स्टेज में ये दो अलाउंस हम यूज़ करते हैं। और श्रिंकेज अलाउंस जो है वो मोल्ड का जब डिज़ाइन होता है तो तब जो है वो श्रिंकेज अलाउंस हम यूज़ करते हैं, मतलब कंसिडरेशन में लेते हैं श्रिंकेज अलाउंस। और डिस्टॉर्शन और शेकिंग अलाउंस जो है वो हम फाउंड्री स्टेज में यूज़ करते हैं, मतलब उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। ओके, तो ये जो है ड्राफ्ट अलाउंस और मशीनिंग अलाउंस। तो ड्राफ्ट अलाउंस जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्राफ्ट हमें इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि हम इजीली प्रोडक्ट को निकाल सके कास्टिंग में से या मोल्ड में से। ओके, और मशीनिंग अलाउंस क्योंकि माउंटिंग जो सरफेस होते हैं, माउंटिंग सरफेस, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना है, क्योंकि वो आगे जाके मशीनिंग में जो है मशीनिंग ऑपरेशंस में वो मटेरियल रिमूव होने वाला है, इसलिए हमें ऑलरेडी उसमें 2 mm 5 mm का मटेरियल हमें ऑलरेडी मतलब ऐड करना है, ज़्यादा लेना है, सो दैट वो मशीनिंग अलाउंस में जो है वो मशीनिंग हो जाएगा। ओके, उसको हम मशीनिंग अलाउंस बोलते हैं। तो फर्स्ट है ड्राफ्ट अलाउंस। ओके, तो ड्राफ्ट अलाउंस में क्या है कि हमें ये टेपर्ड करना है, जैसे कि आप देख सकते हो विदाउट ड्राफ्ट ये कुछ भी नहीं है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ पे पार्टिंग लाइन और यहाँ से मैंने ड्राफ्ट दे दिया है इसको विथ ड्राफ्ट। ओके, तो ऐसे हमें ड्राफ्ट ऐड करना है और उसके बाद में प्रोडक्ट को चेक करना है ड्राफ्ट एनालिसिस से, उसमें देखना है कि हमें कहीं पे अंडरकट्स है या नहीं है। ओके, तो आप ड्राफ्ट एनालिसिस भी परफॉर्म करना है। तो जनरली जो है 0.5 to 2 डिग्री का जो एंगल है वो हम देते हैं,
लेकिन ये वेरीज करता है उस वॉल की हाइट पे। अगर वॉल की हाइट कम है, ओके, तो आप ज्यादा ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। अगर वॉल की हाइट बहुत ज्यादा है तो आप कम ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो फीचर्स है। ओके, ओके, ये दो फीचर्स है, एक बहुत ही स्मॉल वॉल है और ये बड़ा वॉल है। यहाँ पे मुझे ड्राफ्ट देना है दोनों को। तो यहाँ पे मैंने सपोज इसको मैंने 5 डिग्री का ड्राफ्ट दे दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने 5 डिग्री का ड्राफ्ट दिया है यहाँ पे, और ये इतना बढ़ रहा है। ओके, तो अगर मैं अभी देखो, मैंने इसको यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है मैंने, अगर इसको मैं ट्राई करता हूँ, इसको भी मैं 5 डिग्री दूंगा, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो मटेरियल है बॉटम साइड में, ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपका वॉल का हाइट कितना है। अगर वॉल का हाइट ज्यादा है तो आप ज्यादा ड्राफ्ट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो अगर वॉल का हाइट ज्यादा है तो आपको ड्राफ्ट कम देना है। यहाँ पे मैं 1 डिग्री दूंगा, और वॉल का हाइट कम है, यहाँ पे देखो वॉल का हाइट कम था, तो यहाँ पे हम ड्राफ्ट ज्यादा दे सकते। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मटेरियल जो है यहाँ पे कम, मतलब ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमें ड्राफ्ट को चूज करना है दोस्तों। दूसरा है मशीनिंग अलाउंस। ओके, तो मैंने जैसे कि बताया कि हमें जो है एक्स्ट्रा मटेरियल जो है डिजाइन के वक्त ऐड करना है माउंटिंग सरफेस पे। ओके, अगर माउंटिंग जहां जहां है वहां में जो है एक्स्ट्रा मटेरियल ऑलरेडी लेना है, 2 या 5 mm। ओके, तो 2 से 5 mm तक हम ले सकते हैं। जनरली जो है वो मशीनिंग जो होता है वो 3 mm मशीनिंग, कभी कभी 3 mm मशीनिंग होता है, 5 mm का भी मशीन, मतलब मटेरियल रिमूव किया जाता है मशीनिंग प्रोसेस पे। ओके, और अगर बहुत ही बड़ा कास्टिंग रहा तो उसमें और भी ज्यादा हम मशीनिंग कट्स लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि वहां पे जो है प्रॉपरली दूसरा जो कंपोनेंट्स है वो जाके प्रॉपरली बैठना चाहिए, और वहां पे जो है प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। इसीलिए जो है वो हम मशीनिंग करते हैं कास्टिंग पे, क्योंकि कास्टिंग में जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो है वो वेरिएशन ज़्यादा आता है। ओके, तो कास्टिंग में जो है वो स्मूथ सरफेस फिनिश हमें नहीं मिलता है, इसीलिए जो है हमें मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है, जो कि सेकेंडरी ऑपरेशन है। कास्टिंग के बाद में कास्टिंग को मशीनिंग करना पड़ता है, जहां जहां हमें माउंटिंग है या दूसरा कंपोनेंट आके वहां पे मतलब असेंबल होना है। ओके, तो वहां पे हमें मशीनिंग ऐड करना होता है, मशीनिंग कट्स लगाने होते हैं। ओके, तो और ये श्रिंकेज अलाउंस, तो आप ये रेफरेंस के लिए ये मतलब चार्ट दे सकते हैं, टेबल देख सकते हो। ओके, तो ये डिजाइन लेवल पे हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, ये मोल्ड डिजाइन जब होता है उस टाइम पे हमें जो है श्रिंकेज अलाउंस जो है मटेरियल के हिसाब से। ओके, तो मटेरियल टू मटेरियल जो होता है, ओके, तो अलग मटेरियल के लिए अलग श्रिंकेज अलाउंस होता है, तो उसके हिसाब से जो है वो परसेंटेज में श्रिंकेज अलाउंस हम अप्लाई करते हैं। और एक्चुअल कास्टिंग से जो एक्चुअल शेप, मतलब शेप एंड साइज का कास्टिंग का जो साइज होता है, ओके, तो एक्चुअल कास्टिंग का जो साइज होता है उससे थोड़ा बढ़ा के, मतलब उससे थोड़ा परसेंटेज से बढ़ा के हम साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं श्रिंकेज अलाउंस में, सो दैट जो सॉलिडिफिकेशन, ओके, कास्टिंग में जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो वो पूरा मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहां पे जो है हमारा साइज एग्जैक्टली मैच, मतलब ज़्यादा वेरिएशन ना मिले, इसलिए जो है हम ऑलरेडी जो है श्रिंकेज अलाउंस अप्लाई करते हैं और उस कास्टिंग के साइज को जो है थोड़ा बड़ा करते हैं, सो दैट वो सॉलिडिफिकेशन में जो है जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो मतलब जो भी हमने श्रिंक एज पर जैसे श्रिंकेज अलाउंस दिया है मटेरियल के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो एक्चुअल साइज में फिर बाद में हमें मिल सके, इसलिए हम जो है ऑलरेडी श्रिंकेज अलाउंस ऑलरेडी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो सॉलिडिफिकेशन मतलब कास्टिंग सैंड, क्योंकि सैंड कास्टिंग या दूसरा जो भी कास्टिंग रहेगा उसकी सॉलिडिफिकेशन टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, और पार्टिंग लाइन, ओके, तो
पार्टिंग लाइन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेस्ड ऑन द पार्टिंग लाइन जो है हम ड्राफ्ट अप्लाई करते हैं। ओके, तो पार्टिंग लाइन जब भी कभी भी हमें जो है वो फ्लैट में ही मतलब ट्राई करना है कि हमारी जो पार्टिंग लाइन है वो फ्लैट में रहे। ओके, फ्लैट पार्टिंग लाइन रहे। स्टेप्ड पार्टिंग हम जनरली मतलब अवॉइड ही करते हैं। ओके, तो हम स्टेप पार्टिंग लाइन भी हम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ट्राई करना है कि फ्लैट पार्टिंग लाइन रहे। ओके, तो यह हमारा फर्स्ट अप्रोच रहेगा। ओके, और पार्टिंग लाइन के हिसाब से, ओके, बेस्ड ऑन द पार्टिंग लाइन वी नीड टू अप्लाई द ड्राफ्ट। ओके, तो उसके हिसाब से हम ड्राफ्ट अप्लाई करेंगे सभी वर्टिकल सरफेस पे। ओके, तो ये पार्टिंग लाइन है सपोज। ओके, ये पार्टिंग लाइन है, तो ये जो परपेंडिकुलर टू द पार्टिंग लाइन जो भी सरफेसेस रहेंगे उनको हमें ड्राफ्ट अप्लाई करना है। ओके, सभी सरफेस को। ओके, तो अगर हमारे पार्ट में, ओके, अगर हमारे पार्ट में लॉन्ग फ्लैट सरफेसेस रहते, ओके, तो लॉन्ग फ्लैट सरफेस रहने की वजह से क्या होता है, वो दोनों साइड से जो मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वहाँ पे जो है ऐसा बेंडिंग फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो ऐसा बेंडिंग फॉर्मेशन ना होने की वजह से मतलब अगर ये बेंडिंग ऐसा फॉर्म होता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है रिब्स अप्लाई करने पड़ेंगे। उस फ्लैट सरफेस को जो है हमें स्ट्रेंथनिंग देना पड़ेगा। ओके, तो स्ट्रेंथनिंग देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है जनरली हम लॉन्ग फ्लैट सरफेस अवॉइड ही करते हैं, लेकिन हम मतलब अवॉइड, वो अगर डिज़ाइन हमारी रिक्वायरमेंट है फ्लैट कंटिन्यूस फ्लैट, तो उसमें कंटिन्यूस फ्लैट नॉर्मली नहीं रखना है, उसमें हमें रिब्स अप्लाई रिब्स हमें जो है ऐड करने हैं, क्योंकि वो जो है स्ट्रेंथनिंग में रहेगा। ओके, तो रिब्स अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में है थीन वॉल सेक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया कि सैंड कास्टिंग में जो है तो ऑलमोस्ट हम 6 mm के ऊपर ही वॉल थिकनेस रखते हैं। ओके, ओके, और डाई कास्टिंग में हम कम भी जा सकते हैं, मतलब 4-5 mm ऐसा भी हम डाई कास्टिंग में जा सकते हैं, लेकिन सैंड कास्टिंग पर्टिकुलरली विद सैंड कास्टिंग हमें 6 mm से ज़्यादा ही उसका मटेरियल थिकनेस रखना है। ओके, सो दैट वहाँ पे क्यों रखना है उतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो है नेचुरली जो है यहाँ पे मोल्टन फ्लो होता है। ओके, यहाँ पे फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे मोल्टन मेटल पे ओके, फ्लो होने के लिए। तो यहाँ पे जो है इजी फ्लो होने के लिए वो मटेरियल की जो वॉल थिकनेस है, ओके, वो 6 mm से ज़्यादा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि इजी फ्लो हो और कुछ रेस्ट्रिक्शन ना हो फ्लो होने में। ओके, और रिब वॉल सेक्शन, ओके, तो रिब वॉल सेक्शन भी सेम है। अगर मतलब यहाँ पे अगर देख सकते हो एल्यूमिनियम के लिए हम 2.5 और मैक्सिमम हम 8 to 10 mm भी वॉल थिकनेस रख सकते हैं। ओके, तो वॉल थिकनेस का एक पॉइंट है कि वॉल रिब्स वॉल सेक्शन का जो एक पॉइंट है, तो हमें वो भी ट्राई करना है कि जब भी हम रिब्स अप्लाई करें तो वो जो है वो प्रोडक्ट के यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस से मैच हो। ओके, तो यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस भी ट्राई करनी है। ओके, अगर मेरा प्रोडक्ट का थिकनेस ओवरऑल थिकनेस प्रोडक्ट का अगर 10 mm है, तो हमें ट्राई करना है कि रिब्स का जो मतलब वॉल थिकनेस है वो ऑलमोस्ट 7 mm 8 mm तक हमें रखना है। ओके, प्रोडक्ट का थिकनेस ओवरऑल थिकनेस 10 mm है, तो रिब का थिकनेस 7 to 8 mm रहना चाहिए। ओके, तो कोर के रिगार्डिंग, तो कोर जो है, कोर्स जो है जनरली जो है हम इंटरनल कैविटी जिसको हम जिसको हम जो है वो कोप एंड ट्रैक में ये निकाल नहीं सकते, उस जब वहां पे जो है हम कोर यूज करते हैं इंटरनल कैविटी जनरेट करने के लिए। ओके, तो इंटरनल कैविटी बनाने के लिए जो है हम कोर यूज करते हैं, और ये जो कोर होते हैं ये सैंड के ही होते हैं। ओके, तो ये सैंड के लिए होते हैं। जब भी हम पूरा मतलब इसको कोर को जो है ये ऐसा अंदर मतलब रखा जाता है, और उसके
मतलब ऊपर से जो है मटेरियल फ्लो होता है और ये जनरेट करता है इंटरनल कैविटी। और फिर बाद में पूरा जो मोल्ड है वो तोड़ दिया जाता है। ओके, क्योंकि ये सैंड का होता है। और ये जो कोर है, ये कोर को भी तोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये कोर भी जो है ये सैंड की बनी हुई होती है, तो इस कोर को भी तोड़ के निकाल लिया जाता है। ओके, तो उसके हिसाब से हम जो है इंटरनल कैविटी जो है वो हम बना सकते सैंड कास्टिंग में विद द हेल्प ऑफ कोर। ओके, तो जनरली जो है, तो आप अगर कोप एंड ड्रैग में ही प्रोडक्ट निकालना है तो वो बेस्ट रहेगा। तो कोर हमें जनरली अवॉइड ही करना चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा सेटअप लगता है कोर के लिए। तो अगर पॉसिबल है तो कोर को अवॉइड करो, अगर नहीं पॉसिबल है तो कोर से भी हम इंटरनल कैविटी बना सकते हैं। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री होते हैं, वहाँ पे हमें इंटरनल कैविटीज, ओके, जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल कैविटीज होती है तो वहाँ पे हमें कोर की जरूरत होती ही है। ओके, तो ये दो मेन चैलेंजेस है कास्टिंग में, सैंड कास्टिंग में। फर्स्ट होता है श्रिंकेज कैविटी, इसको ब्लो होल्स भी बोलते हैं, क्योंकि सैंड कास्टिंग में जो है ब्लो होल से एक मेजर डिफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है जब भी हम पोर करते हैं मटेरियल तो उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है। तो एयर ट्रैप्ड होने की वजह से जो है, तो ये डिफेक्ट्स हमें देखने मिलती है। ओके, इसको जो है हम ब्लो होल्स भी बोलते हैं और श्रिंकेज कैविटीज भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे दूसरा एक कूलिंग के रिगार्डिंग है। तो जब भी हम प्रोडक्ट को कूल करते हैं, अगर वहाँ पे मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा या वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मटेरियल रहा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मटेरियल है, तो तो इस प्रोडक्ट का मटेरियल थिकनेस बहुत ही ज़्यादा है। ओके, मटेरियल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो कूलिंग के टाइम पे क्या होगा, आउटर आउटर सरफेस जो है वो सब कूल हो जाएगा और इनसाइड सरफेस जो है वो रिमेन्स हॉट रहेगा। ओके, तो ये रिमेन्स हॉट रहने की वजह से जो है ये इफ मतलब ये डिफेक्ट्स टाइप आते हैं, जैसे कि हॉट स्पॉट, इसको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट, तो हॉट स्पॉट रह जाते हैं। ओके, तो ये स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट करता है एक्चुअली कास्टिंग के। ओके, तो इसको हम हॉटस्पॉट को मतलब एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे कोर्स एडिंग द कोर्स टू द थिकर सेक्शन, तो वहाँ पे हम कोर्स ऐड कर सकते हैं एंड फीडिंग अ मोल्टन मेटल थ्रू द राइजर्स। ओके, एंड रीडिजाइन द जंक्शन, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कि रीडिजाइनिंग द जंक्शन। ओके, तो वहाँ पे हमें जो है डिजाइन में कुछ चेंजेस करके वहाँ पे यूनिफॉर्म थिकनेस ट्राई करना है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।